Hello everyone, my name is Dr. Amit Vas. Today we discuss the important topic relation between beta and gamma function. इस वीडियो में बीटा और गामा फंक्शन की रिलेशन और कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है, क्वेश्चंस के ऊपर कैसे उसको अप्लाई करते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेक्चर नंबर 13 मॉड्यूल 2 मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेकेंड, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. इससे पहली दो वीडियो में हमने बीटा फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी और क्वेश्चंस पर उसको अप्लाई किया, गामा फंक्शन उसकी प्रॉपर्टीज़ और फिर क्वेश्चंस पर उसको अप्लाई किया. यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, यानी प्रूव दैट जो ये बीटा एम एन है ये बराबर होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन. इससे जितनी प्रॉब्लम हमने पीछे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में, उनको हमने न्यूमेरिकल आंसर हम नहीं निकाल पाए, बीटा में ही या गामा में ही हमने उसको छोड़ दिया, तो उनको हम कैसे पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम यहाँ समझने वाले हैं. तो हमने जो गामा की डेफिनेशन है उसी को मैं लेकर के चल रहा हूँ. गामा एन इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन डी एक्स और एन ग्रेटर देन जीरो के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये डेफिनेशन हमारे पास होती है. अब मैं x के लिए इसे क्योंकि गामा n बता रहा हूँ, अगर मैं e टू दी पावर माइनस एक्स में a, यहाँ पर अगर a हम ले लेते हैं तो इसके लिए भी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर a होने से a की पावर n हो जाता है और a इज़ कांस्टेंट, a यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि x मेरा वेरिएबल है. अब कहीं भी अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी डी जो आपने अल्फ़ाबेट्स आज तक पढ़े हैं, किसी में भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक्स वाई को ही वेरिएबल मानना और ए बी सी को हमेशा कांस्टेंट मानना, ऐसा कहीं भी नहीं है. हमेशा हमने केवल जो वेरी करता है उसको वेरिएबल मानते हैं और उसके अदर देन जो भी आ जाता है उसको हमेशा हम कांस्टेंट मानते हैं. यानी अगर ई टू दी पावर जीरो टू इन्फिनिटी में यदि ई टू दी पावर माइनस वाई टू दी पावर एन माइनस वन डी वाई हो जाए तो भी गामा एन है, और इसकी जगह पे जेड हो जाए तो भी गामा एन है. या फिर अगर एक्स के लिए ही मैं ऐसा कहूँ कि जीरो टू इन्फिनिटी में ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स हो जाए तो ये भी गामा एन अपॉन जेड टू दी पावर एन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स के लिए जो जेड है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है और कांस्टेंट की पावर इतनी हो जाती है जितनी कि एक्स की पावर होती है. तो अगर मैं इसी डेफिनेशन को लेकर के चलूँ, यानी गामा एन मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, और इसी में अगर ए की जगह पर जेड रखना चाहूँ तो मैं इस डेफिनेशन को ऐसे भी बना सकता हूँ. तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, केवल ए कांस्टेंट जिसे मैं कह रहा था उसकी जगह मैंने जेड कांस्टेंट को रखा. एक्स के लिए जेड कांस्टेंट है, ये क्लियर है बिल्कुल, और गामा एन की डेफिनेशन बन गई है. अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गामा एन हमने बना लिया, बट हमें तो गामा एम भी चाहिए. अब गामा एम की डेफिनेशन क्या हो सकती है, अगर मैं वाई की जगह पे यहाँ पर वाई के पावर में अगर एम माइनस वन कर दूँ तो गामा एम हो जाएगा. या फिर मैं किसी भी डेफिनेशन में अगर मैं कहीं पर भी वाई की पावर, एक्स की पावर, जेड की पावर अगर कोई भी एम माइनस वन करूँगा तो ये गामा एम की डेफिनेशन हो जाएगी. तो मुझे चूँकि गामा एन तो मिला हुआ है, गामा एन ऑलरेडी मेरे पास है, इक्वल्स टू जेड टू दी पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और डी एक्स, ये ऑलरेडी मेरे पास है. हमने कहा कि अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें ई टू दी पावर माइनस जेड की पावर एम माइनस वन, और फिर उसको जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी के साथ, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी. ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी कि ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर एम माइनस वन और ये डी जेड हो गया, लिमिट हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी. सेम लिमिट इधर भी हो जाएगी, ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर एम माइनस वन, लिमिट हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी और डी जेड. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. ये लिमिट जेड की हो गई हैं और ये लिमिट एक्स की हो गई हैं. ये लिमिट भी जेड की लिमिट्स हैं. अब यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट्स तो ये लिमिट जेड की है, लेकिन ये गामा एम हो जाएगा और ये गामा एन हो जाएगा, इक्वल्स टू
ये डेफिनेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बन गई है कि जेड की जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। x वेरी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx और dz। ऐसा हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में x की पावर n है और dx है। अगर यहाँ 5 कोई कांस्टेंट हो जाए तो ये इसके बाहर भी जा सकता है और ये अंदर भी जा सकता है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 5 इज द कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं y x की पावर n और dx कर दूं इस इंटीग्रेशन में और कहूँ x की लिमिट 0 टू a है, तो चूंकि y उसके लिए कांस्टेंट है तो ये y इस इंटीग्रेशन के बाहर भी जा सकता है और अंदर भी जा सकता है। लेकिन कभी भी ये x की पावर n बिना इंटीग्रेट हुए उसके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होना है। y तो उसके लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है, यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि y इस इंटीग्रेशन के बाहर भी जा सकता है और इसके अंदर भी जा सकता है, यानी x के अदर देन जो भी वेरिएबल होगा वो उस इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर जा सकता है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ये x के लिए कांस्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना चाहता हूँ, नहीं निकाल सकता क्योंकि ये वेरिएबल है। बट अगर मैं इसको देखूँ तो ये पूरी की पूरी टर्म अगर x के लिए देखी जाए तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट का काम कर रही है, यानी ये इस इंटीग्रेशन के अंदर जा सकती है। तो इसी तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स और उसको कुछ ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन x वेरी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी z वेरी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स और x टू दी पावर n माइनस 1 dz और इनटू dx, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इन पावर्स को देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x वेरी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी z वेरी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस x प्लस 1 z हो जाएगा इंटू जेड टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 और dz ये हो गया है x टू दी पावर n माइनस 1 और dx। हमारे पास एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n है dx के साथ, तो इस डेफिनेशन को हम बीटा mn कहते हैं, बीटा mn। और एक और डेफिनेशन आपको याद दिला देता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू गामा n अपॉन ए टू दी पावर n होती है। यहाँ पर देखिए a की जगह पर यहाँ a है, यहाँ पर a की जगह 1 प्लस एक्स है, यानी जो यहाँ पर है वो यहाँ है, ये z के लिए है वो x के लिए है। यहाँ पर गामा n है यानी x की पावर n होती है, बट यहाँ पर m प्लस n है, यानी ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही बन रही है, बस मुझे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। x वेरी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और ये मेरे पास हो जाएगा गामा m प्लस n अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n हो गया है और x टू दी पावर n माइनस 1 और dx। गामा m प्लस n को बाहर निकाल सकते हैं, ये बचा रह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर m प्लस 1 इंटू dx। यानी स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरी कैलकुलेशन बन के आ रही है ये कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ गई है कि इधर गामा n चल रहा था, इधर गामा m प्लस n हो गया है और इसकी जगह पर अभी मैंने ऊपर बताया कि बीटा mn लिखा जा सकता है, यानी बीटा mn बराबर हो जाएगा गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है स्टूडेंट्स। कोई बात अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि क्या हमने इस रिलेशन में किया है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको बार बार हम यूज़ करते हैं कि प्रूव दैट गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो √π होती है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं।
जो रिलेशन मैंने अभी प्रूफ किया है मैं उसी का यूज़ करूँगा। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, कई तरीक़ों से प्रूफ किया जा सकता है। सबसे आसान लॉजिक आपको दे रहा हूँ, अगर m और n दोनों की वैल्यू ही 1/2 रख दी जाए, क्योंकि गामा में 1/2 मुझे चाहिए, तो मैंने m और n दोनों की जगह पर गामा n/2 रख दिया है, तो m + n बराबर 1 हो जाएगा, यानी नीचे की वैल्यू 1 बन जाएगी और ऊपर गामा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास डेफिनेशन है बीटा एम एन इज़ 0 to 1 x की पावर -1/2 1 - x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। या तो मैं डायरेक्टली डेफिनेशन भी लगा सकता था p + 1/2 q + 1/2, वो डेफिनेशन भी मैंने पढ़ी है, मैं उसका भी यूज कर सकता था। या तो फिर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, x की जगह पे sin स्क्वायर थीटा और तो फिर dx की जगह 2 sin थीटा cos थीटा रखना पड़ेगा। लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, अगर x 0 है तो थीटा 0 हो जाएगा और ये 1 है तो π/2 हो जाएगा। सारी वैल्यू मैंने रख दी हैं। साइन की पावर कोस की पावर 0 0 हो जाएंगी, यानी डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया। π/2 - थीटा इज π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई आ गया है। अब ये जो पाई वैल्यू आई है बीटा 1/2 की आई है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 का यूज़ कर लूँ तो यानी गामा 1/2 का स्क्वायर पाई, यानी गामा 1/2 √π हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसे देख सकते हैं कि कैसे गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। और भी तरीके हैं करने के, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो डायरेक्टली हम इसे p + 1/2 की फॉर्म में करके भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उससे कर लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रूफ है, गामा n -1 = π/sin nπ होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये, क्योंकि इसे हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। और इसे हम यूज़ करते कैसे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी n इज रेशनल नंबर, जब n कोई रेशनल नंबर होगा और रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, यदि p छोटा और q बड़ा हो जाए तो मुझे इस डेफिनेशन का यूज़ करना चाहिए। p बड़ा और q छोटा हो तो उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर p छोटा और q बड़ा हो तो मुझे इस डेफिनेशन का यूज़ करना चाहिए। पहले मैं प्रूफ करूंगा इसे। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको गिवन होगी, या तो आप यूज कर सकते हैं कि मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, ये कैसे प्रूफ की जा सकती है। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देना। x की जगह पर जब tan स्क्वायर थीटा रखा जाएगा तो तब ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे इसको प्रूफ किया जा सकता है, बट इसको प्रूफ करना आपका टारगेट नहीं है, इसको तो यूज़ करना है, प्रूफ तो करना है। गामा 1 - n π/sin nπ होता है। तो स्टूडेंट्स वही रिलेशन बीटा एंड गामा फंक्शन का जो अभी हमने प्रूफ किया, मैं उसी को लेकर के चला। और गामा m, जो ये गामा m गामा n/गामा m + n है, उसको मैंने कुछ इस तरीके से देखा कि मेरे पास यहाँ n - 1 है, n - 1 यानी m की जगह पे आया है, तो इसका मतलब मैंने m = n - 1 यानी m + n को 1 रख दिया है, जिससे कि m = 1 - n हो जाएगा। तो मेरा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बन के आ गया है। स्टूडेंट्स मैंने m की जगह 1 - n रखा। मैं फिर से मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि बीटा mn इसके बराबर होता है। दिस इज़ दी अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। इसमें भी अगर मैं m + n को 1 रखूँ तो m = वही 1 - n हो जाएगा, यानी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इसकी वैल्यू तो हमें π/sin nπ दी गई है, यानी दोनों का यूज़ करूँ तो इस तरीके से मेरे पास π/sin nπ आ जाएगा, यानी गामा 1 - n = π/sin nπ होता है। हम इस तरीके से इस प्रूफ को कर सकते हैं। स्टूडेंट कैसे यूज़ करेंगे इनका, उस यूज़ को देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1/3 2/3। तो गामा 1/2 1/3 2/3 को देखें तो दोनों में ही p/q की फॉर्म है, और नीचे वाले को देखिए आप, p हमेशा छोटा आ रहा है और q बड़ा आ रहा है। तो जब भी p छोटा और q बड़ा होगा तो मैं डेफिनेशन ये यूज़ करूँगा, या तो मैं पहले वाले को 1 - 2/3 की फॉर्म में लिखूँ, या मैंने दूसरे वाले को 1 - 1/3 की फॉर्म में लिखा। तो ये गामा 1 - n यानी π/sin nπ हो जाएगा, और sin nπ √3/2 होता है, यानी 2π/√3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, p/q यानी 3/4 या 1/4, दोनों में ही p छोटा आ रहा है, q बड़ा आ रहा है। तो q मैं उसको 1 - n की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो मैंने दूसरे वाले को 1 -
एन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 ही होता है, यानी ये मैं देखूँ तो एन की जगह पर π/4 हो गया है, तो π/4 1/√2 होता है, यानी π/√2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने देखा x⁻6 है, तो मैंने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए x⁻6 को मैंने t रखा, तो x = t⁻1/6 हो जाएगा, यानी इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, या x⁻3 की जगह tan थीटा पुट करके भी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ लॉजिक यहाँ देने वाला हूँ, उस लॉजिक को ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मैं उन्हीं पर काम करूँगा। सबसे पहले जो मेरी डेफिनेशन है वो ये है कि 0 to 1 x⁻m−1 1 माइनस x⁻n−1 और dx, ये मेरे पास डेफिनेशन है। इसे हम बीटा mn कहते हैं, पर अब मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n हो गया है, ये मेरी डेफिनेशन अब बन के आई। इसके बाद एक और डेफिनेशन मैंने पढ़ी कि 0 to ∞ x⁻n−1 1 प्लस x⁻m प्लस n और dx, अगर ये होता है तो इसकी जगह भी गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n लिखा जा सकता है। इसके बाद एक फॉर्म मैंने पढ़ी 0 to π/2 के लिए, वो डेफिनेशन थी कि अगर मान लीजिए साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा और d थीटा हो जाए, तो इसके लिए डेफिनेशन हो गई है गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपॉन 2 गामा p + q + 2 और /2, यानी इसके लिए डेफिनेशन ये बन गई है। एक और डेफिनेशन जो मेरे पास 0 to ∞ पर e⁻−x और x⁻n−1 dx है, उसे हम गामा n कहते हैं, और यदि यहाँ a हो जाए साथ में तो तब हम डेफिनेशन में a⁻n भी कर देते हैं। तो मेनली ये 4 डेफिनेशन है स्टूडेंट। जितने क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं हर किसी में इन 4 में से कोई एक डेफिनेशन यूज होने वाली है, या इसके अलावा अगर मैं एक और डेफिनेशन देखूँ जो मैंने रिलेशन में अभी देखा, वो ये था कि बीटा mn = गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यही डेफिनेशन सारी इन क्वेश्चंस में लगने वाली हैं अगर आप ध्यान से देखें। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने लिमिट को देखा कि लिमिट 0 to ∞ है, 0 to ∞ लिमिट है, तो मुझे कौन सी डेफिनेशन पे जाना चाहिए, तो मैंने 0 to ∞ वाली लिमिट ये है मेरे पास, पर 1 प्लस x⁻m प्लस n होनी चाहिए थी, नहीं बन पा रही है। मैं बना सकता हूँ, ये डेफिनेशन भी इसमें लग जाएगी। अदरवाइज़ अगर ये डेफिनेशन आप लगाना नहीं चाहते तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप इस इंटीग्रेशन में x² को x⁻3 को tan² थीटा लेट करें, tan थीटा लेट करें, तो ये tan² थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा होता है, तो इससे हमारे पास x = tan थीटा टू दी पावर 1/3 हो जाएगा, और dx = 1/3 tan थीटा टू दी पावर -2/3 sec² थीटा और d थीटा हो जाएगा। यानी इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 0 to ∞ है, तो 1 प्लस ये x⁻4 है, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि अगर हम x² की जगह tan थीटा पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, यानी x की वैल्यू निकालें और फिर सब्स्टिट्यूशन करें। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में 1 माइनस x⁻5 है, यानी अगर यहाँ पर ये पावर ऊपर चली जाए माइनस में और x⁻5 को मैं चेंज कर दूं तो पहली वाली प्रॉपर्टी लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे आप अपने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें रखे हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, अगर आप चाहें तो इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मुझे ये प्रूफ करना है कि बीटा, मान लीजिए मुझे ये प्रूफ करना है कि बीटा ये कैसे आएगा, तो इसके लिए आसान सा तरीका है कि 1/q मैंने बाहर रखा, बीटा q + 1, यानी गामा p गामा q + 1 और अपॉन में गामा p + q + 1 हो जाएगा।
1/q स्टूडेंट्स बाहर चल रहा है, बहुत आसान है ये करना। गामा पी अपनी जगह पे रहेगा, इसको लिख सकते हैं क्यू गामा क्यू, क्योंकि ये n+1 की फॉर्म बन रही है। अपॉन में ये भी p+q यानी n+1 बन रहा है, तो p+q गामा p+q लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें q से q कैंसिल हो जाएगा, यानी ये होगा गामा q अपॉन p+q और इंटू गामा p+q, यानी इसे तो हम फिर से देखें तो बीटा pq लिख सकते हैं, तो यानी 1/p+q इंटू बीटा pq। डेफिनेशन बन गई है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट यही आ रहा है, देखिए इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी कर सकते हैं। तो यानी ये मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, डेफिनेशन को याद रखना है। अगर डेफिनेशन आपको याद नहीं आ रही है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। डेफिनेशन को समझ कर रखिए, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। सभी क्वेश्चन को इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट वीडियो बीटा गामा फंक्शन का अभी हम और बनाने वाले हैं, जिसमें कि इसके 2 डिडक्शन हम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन हैं, उसको भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।